बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल एकेडमी के एक और नई वीडियो में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, और यदि आपने इसको सब्सक्राइब किया है तो लाइक और शेयर जरूर करें और मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि पहला सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल कह रहा है कि जिन शब्दों से किसी भाव, गुण, स्वभाव आदि का बोध होता है वहां कौन सी संज्ञा होती है। तो आपको बच्चों ये बताना है कि जहां भाव, गुण और स्वभाव आदि का बोध हो वहां कौन सी संज्ञा कहलाएगी। समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक या जातिवाचक। तो आपको ये बताना है कि भाव, गुण और स्वभाव का बोध कराने वाली संज्ञा क्या कहलाती है। तो बच्चों वह संज्ञा जो है वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है, अर्थात पहले का बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर दूसरे में। कर निम्न में से समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी संज्ञा समूहवाचक नहीं है। श्रृंखला, संघ, वर्ग या व्यक्ति। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी ऐसी संज्ञा है जो समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तो बच्चों इसमें से व्यक्ति जो है वो समूहवाचक संज्ञा नहीं है, बाकी सभी के सभी जो है वो समूहवाचक संज्ञा है। चलिए सवाल नंबर तीसरा देख रहे हैं। कह रहा है कि दही शब्द क्या है। तो आपको ये बताना है कि दही शब्द क्या है। पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है या उभय लिंग है। तो बच्चों आपको बताना है कि दही शब्द क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है या उभय लिंग है। तो बच्चों हिंदी में लिंग जो है वो दो ही होता है, या तो पुल्लिंग होगा और या तो स्त्रीलिंग होगा। तो बच्चों दही जो है वह पुल्लिंग शब्द है, अर्थात पहला सही हो जाएगा तीसरे का। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर चौथे की। चौथे सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। आपको पुल्लिंग शब्द की पहचान करनी है। ए कह रहा है चीनी, बी हरा, सी कार और डी कह रहा है देवी। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो पुल्लिंग है। चीनी, हरा, कार और देवी, कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो बच्चों चीनी होती है और हरा रंग होता है, अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा चौथे का, ये पुल्लिंग है। जबकि कार होती है, देवी स्त्रीलिंग शब्द है, अर्थात तीनों स्त्रीलिंग है ए, सी और डी, जबकि बी शब्द जो है वो पुल्लिंग है। चलिए आगे बात करते हैं सवाल नंबर 5वें की। सवाल नंबर 5वें में कह रहा है कि जैसी करनी वैसी भरनी रेखांकित अंश में सर्वनाम का कौन सा भेद है। तो जैसी करनी वैसी भरनी रेखांकित अंश में सर्वनाम का कौन सा भेद है ये बताना है। ए कह रहा है पुरुषवाचक, बी कह रहा है प्रश्नवाचक, सी कह रहा है संबंधवाचक और डी कह रहा है निजवाचक। तो आपको ये बताना है बच्चों की जैसी करनी वैसी भरनी, यहाँ जो रेखांकित किया गया है आपको उसमें सर्वनाम का भेद बताना है। तो बच्चों यहाँ सर्वनाम हो जाएगा कौन सा, तो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, अर्थात 5वें का सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 6 की। सवाल नंबर 6 में कह रहा है कि वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित पद है। तो आपको जो रेखांकित पद किया गया है उसमें आपको बताना है कि वो क्या है। संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या विशेषण है। तो आपको बताना है बच्चों कि वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है। इस वाक्य में जो रेखांकित पद है, अर्थात जो धार्मिक है ये रेखांकित किया गया है, आपको बताना है कि वो क्या है। संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या विशेषण है। तो बच्चों धार्मिक जो शब्द है वह विशेषण है, धर्म से बना है और धर्म संज्ञा होती है। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि निम्न में संख्यावाचक विशेषण है। तो आपको संख्यावाचक विशेषण की पहचान करनी है। 4 मीटर कपड़ा, 2 किलो आम, 2 किताबें या 10 किलो चीनी। तो आपको संख्यावाचक विशेषण की पहचान करनी है। 4 मीटर कपड़ा, 2 किलो आम, 2 किताबें या 10 किलो चीनी। तो आपको ये पता करना है कि इसमें कौन सा जो है वो संख्यावाचक विशेषण है। तो बच्चों इसमें जो संख्यावाचक विशेषण है वो 2 किताबें जो है वो संख्यावाचक विशेषण है। 2 मीटर कपड़ा परिमाणवाचक, 2 किलो आम जो है वो भी परिमाण हो जाएगा और 10 किलो चीनी भी परिमाण हो जाएगी। जबकि 2 किताबें जो होगी वो क्या हो जाएंगी, वो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, अर्थात 7वें का सी ऑप्शन जो है वो क्या होगा, सही हो जाएगा।
चलिए, सवाल नंबर 8वें में कह रहा है क्या कि निम्न वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया है? तो आपको अकर्मक क्रिया की पहचान करनी है। पहला कह रहा है अर्थात ए रवि पत्र लिख रहा है। बी कह रहा है आंसू क्रिकेट खेलता है। सी कह रहा है सीता खाना बनाती है। और डी कह रहा है मोहन दौड़ रहा है। तो आपको ये बताना है कि किसमें जो है अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। रवि पत्र लिख रहा है तो पत्र लिखने का काम कर रहा है, सकर्मक क्रिया है। आंसू क्रिकेट खेलता है तो क्रिकेट खेलने का काम कर रहा है, तो क्रिया सकर्मक है। सीता खाना बनाने का कार्य कर रही है तो क्रिया सकर्मक है। मोहन दौड़ रहा है, यह क्रिया अकर्मक है। अर्थात डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा 8वें का। चलिए, अब बात करते हैं सवाल नंबर 9 की। सवाल नंबर 9 में कह रहा है कि किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? आपको ये बताना है कि किस वाक्य में क्रिया जो है वो सकर्मक का रूप है। चिड़िया उड़ रही है, तुम्हें रोज नहाना चाहिए, कभी हंस रहा है, या गीता मूर्ति बनाती है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा क्रिया जो है वो सकर्मक रूप वाली क्रिया है। चिड़िया उड़ रही है, तुम्हें रोज नहाना चाहिए, बी सी कह रहा है कभी हंस रहा है, और डी कह रहा है गीता मूर्ति बनाती है। तो आपको बताना है कि इसमें किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों इसमें डी में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। गीता मूर्ति बना रही है, जबकि उड़ना, नहाना और हंसना तीनों जो है वो अकर्मक क्रियाएं हैं। चलिए, अब बात करते हैं सवाल नंबर 10वें की। सवाल नंबर 10वें में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता है? तो 10वें में आपको बताना है कि किसका वचन एक समान नहीं रहता। ए कह रहा है बेटा, बी कह रहा है काका, सी कह रहा है चाचा, और डी कह रहा है फूफा। तो बताना है कि किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता है। बेटा, काका, चाचा या फूफा। तो बच्चों बेटा का वचन एक सा नहीं रहता है, अर्थात पहले वाले का उत्तर जो है वो बेटा जो है वो पहला उत्तर सही हो जाएगा, अर्थात 10वें वाले का उत्तर ए सही होगा। काका, चाचा और फूफा, इसमें वचन का परिवर्तन नहीं होता है, जबकि बेटा में वचन का परिवर्तन हो जाता है, बेटा का बेटे हो जाता है। चलिए, अब बात करते हैं सवाल नंबर 11 की। सवाल नंबर 11 में कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन वाला विकल्प पहचानिए। तो आपको शब्द एक मिलेगा तलवार, इसका वचन बताना है, बहुवचन क्या बनेगा। तलवारें, तलवारों, तलवार या तलवारें। तो आपको बताना है कि इसमें का बहुवचन वाला रूप शब्द कौन सा है। तो बच्चों 11 का उत्तर हो जाएगा कौन सा, ए वाला, अर्थात तलवारें जो है वो क्या होगा, तलवार का बहुवचन वाला रूप हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 12 की। 12 में कह रहा है कि माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। रेखांकित शब्द का कारक बताइए। आपको रेखांकित शब्द में कारक की पहचान करनी है, अर्थात कपड़ा जो शब्द लिखा है इसमें कारक की पहचान करनी है। ए कर्ता कारक, बी करण कारक, सी कर्म कारक और डी अधिकरण कारक। तो आपको बताना है कि माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, यहाँ रेखांकित शब्द में कारक कौन सा होगा। तो बच्चों रेखांकित शब्द में कारक हो जाएगा कर्म कारक, अर्थात सी वाला ऑप्शन 12 का सही हो जाएगा। चलिए, बात करते हैं सवाल नंबर 13 की। सवाल नंबर 13 में कह रहा है कि रहीम राजू की अपेक्षा छोटा है। रेखांकित पद में कारक का भेद बताना है, अर्थात रहीम राजू से की अपेक्षा छोटा है, इसमें कारक का कौन सा भेद होगा। अपादान, संप्रदान, कर्म या करण। तो आपको ये बताना है 13 का कि रहीम राजू की अपेक्षा छोटा है, यहाँ रेखांकित पद में कारक का कौन सा भेद होगा। तो बच्चों यहाँ जो भेद हो जाएगा वो अपादान होगा। बच्चों जब बात तुलना की आती है तो वहाँ अपादान कारक होता है, तो 13 का पहला सही हो जाएगा। ये बच्चे सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 में कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन जो सही विकल्प है। तो आपको सही विकल्प का चयन करना है। अब आपको किस तरह के सही विकल्प का चयन करना है, तो आप इस किताब को पढ़ें, इसको कर्मवाच्य में बदल देना है, और बदलने के बाद जो विकल्प बनेगा उसका आपको क्या करना है, चयन करना है। ए कह रहा है कि इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है। बी कह रहा है क्या आपने इस किताब को पढ़ा। सी कह रहा है कि यह किताब आपके द्वारा पढ़ी गई। और डी कह रहा है कि आपने यह किताब पढ़ी।
तो आपको इसको कर्मवाच्य में क्या करना है, परिवर्तन करना है। 14 का आपको परिवर्तन करना है कि आप इस किताब को पढ़े हैं, तो इसको आपको कर्मवाच्य में परिवर्तन करना है। तो बच्चों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है, अर्थात 14 का उत्तर क्या सही हो जाएगा, पहला वाला जो है उत्तर सही हो जाएगा कि इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है, अर्थात आप इस किताब को पढ़े हैं, ये इसका कर्मवाच्य में क्या करना है, इसका परिवर्तन करना था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 15 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कर्तृवाच्य वाला वाक्य कौन सा है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा वाक्य कर्तृवाच्य वाला वाक्य है। राधा से पत्र लिखा गया, रानी से चला नहीं जाता, मनुजा अब घर गई है, अब पढ़ा जाए। तो आपको बताना है कि कौन सा वाक्य इसमें है जिसमें कर्तृवाच्य वाला वाक्य प्रयोग किया गया है। पहला कह रहा है अर्थात ए राधा से पत्र लिखा गया, बी कह रहा है कि रानी से चला नहीं जाता, सी कह रहा है मनुजा अब घर गई है, और डी कह रहा है कि अब पढ़ा जाए। तो आपको ये बताना है कि किसमें जो है कर्तृवाच्य वाक्य वाला वाक्य है। तो बच्चों कर्तृवाच्य वाला वाक्य जो है वो सी हो जाएगा, मनुजा अब घर गई है, इसमें कर्तृवाच्य है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग सवाल नंबर 16 की। 16 में कह रहा है कि वाक्य में काल परिवर्तन का सही विकल्प है। तो आपको ये बताना है कि वाक्य में काल परिवर्तन का सही विकल्प कौन सा है। तो काल क्या परिवर्तन करना है, तो देखो बच्चों कर बच्चों ने खेल खेला, इसको भविष्यत काल में बदलना है। वाक्य यह है कि बच्चों ने खेल खेला, इसको भविष्यत काल में क्या करना है, बदल देना है। ए कह रहा है कि बच्चे खेल खेल चुके, बी कह रहा है कि बच्चे खेल खेल रहे हैं, सी कह रहा है कि बच्चे खेल खेल चुके होंगे, और डी कह रहा है बच्चे खेल खेलेंगे। तो जब इसको आप भविष्यत काल में बनाएंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चे खेल खेलेंगे। ये किस में हो जाएगा, भविष्यत काल में। तो बच्चे ने खेल खेला, इसको भविष्यत काल में क्या करना था, बदल देना था। तो विकल्प नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 17 की। सवाल नंबर 17 में कह रहा है कि दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। तो आपको विकल्प पहचानना है, क्या आज वर्षा होगी, यह किस प्रकार का काल इसमें प्रयोग किया गया है, ये आपको पहचानना है। ए कह रहा है सामान्य वर्तमान काल है, बी कह रहा है संभाव्य वर्तमान काल है, सी कह रहा है सामान्य भविष्यत काल है, और डी कह रहा है भूतकाल है। तो आपको बताना है कि आज वर्षा होगी, यह इस विकल्प में कौन सा विकल्प सही होगा, अर्थात कौन सा काल वाला विकल्प जो है इसमें सही हो जाएगा। तो 17 का उत्तर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो बच्चों 17 का उत्तर हो जाएगा संभाव्य वर्तमान काल, आज वर्षा होगी, अर्थात इसमें संभावना है, तो संभाव्य वर्तमान काल इसमें होगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 18 की। सवाल नंबर 18 में कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से सही क्रिया विशेषण शब्द वाला विकल्प आपको चुनना है। आपको ये चुनना है कि जो विकल्प दिए गए हैं इसमें से क्रिया विशेषण का कौन सा विकल्प सही है, ये आपको चुनना है। शक्तिवर्धक, लगातार, नहीं और यदि। आपको इन चारों में से यह बताना है कि क्रिया विशेषण शब्द का सही विकल्प कौन सा होगा। 18 वाले का उत्तर आपको बताना है। तो बच्चों इनमें से सही जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, लगातार। तो कौन सा होगा, लगातार हो जाएगा। 18 का उत्तर कौन सा होगा, बी वाला सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 19 की। सवाल नंबर 19 में क्या कह रहा है, कर अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु है। तो बच्चों आपको बताना है कि अमृतलाल नागर की उपन्यास का मानस का हंस की कथा वस्तु क्या है। ए कह रहा है बुंदेलखंड का सांस्कृतिक जीवन, बी कह रहा है हरासोन्मुख बुद्धकालीन भारत, सी कह रहा है लोरिक चंदा की लोक कथा, और डी कह रहा है तुलसीदास का मानसिक विकास। तो बच्चों मानस का हंस जो है वो अमृतलाल नागर का लिखा गया उपन्यास है, और जो तुलसी के जीवन पर है, अर्थात डी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा 19 का। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 20 की। गंगा मैया उपन्यास के लेखक कौन है। तो बच्चों आपको बताना है कि गंगा मैया उपन्यास के लेखक कौन है। ए नागार्जुन, बी भैरव प्रसाद गुप्त, सी राही मासूम रजा, और डी अब्दुल बिस्मिल्लाह। आपको बताना है कि गंगा मैया उपन्यास के लेखक कौन है। नागार्जुन है, भैरव प्रसाद गुप्त है, राही मासूम राजा है, या अब्दुल बिस्मिल्लाह है। तो बच्चों गंगा मैया के लेखक हैं भैरव प्रसाद गुप्त, अर्थात बी वाला ऑप्शन जो है आपका वो सही हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 23 की।
सवाल नंबर 23 में क्या कह रहा है? बच्चों सवाल नंबर 23 में कह रहा है कि सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। इसमें किस प्रकार के अलंकार का प्रयोग किया गया है? रूपक का, उपमा का, उत्प्रेक्षा का या पुनरुक्ति अलंकार? तो आपको बताना है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है। रूपक है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है या पुनरुक्ति है? तो बच्चों इसमें जो अलंकार प्रयोग किया गया है वो उत्प्रेक्षा अलंकार प्रयोग किया गया है और इसकी पहचान है मनु मानव, जनु जानो, मनहु जनहु, ये सब इसकी पहचान है। देखते हैं सवाल नंबर 22 में। सवाल नंबर 22 में क्या कह रहा है? सवाल नंबर 22 में कह रहा है कि दृग उर्जत टूटत कुतुम जुरत चतुर चित प्रीत अपरति गांठ दुर्जन ही दई नई यह रीति। आपको इसमें जो है इस पंक्ति में कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है ये बताना है। ए कह रहा विभावना, बी असंगति, सी व्युत्रेक और डी उत्प्रेक्षा। तो बताना है कि किस प्रकार के अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों 22 वाले में जो है वो अलंकार प्रयोग हुआ है असंगति अलंकार का प्रयोग हुआ है, अर्थात 22 का बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 23 में। कह रहा है कि आपको ये बताना है कि दिए गए वाक्य में अलंकार का सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है। भिखारिन को देख पट देत बार बार है। इस पंक्ति में आपको अलंकार की पहचान करनी है। ए कह रहा है श्लेष अलंकार, बी कह रहा है अन्योक्ति अलंकार, सी कह रहा है रूपक अलंकार और डी कह रहा है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो आपको ये बताना है कि भिखारिन को देख कर पट देत बार बार है, इसमें कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों इसमें जो है वो श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ पट के दो शब्द हैं, पट का मतलब दरवाजा और पट का मतलब वस्त्र भी होता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 24 की। सवाल नंबर 24 में कह रहा है कि किस छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो कह रहा है कि जिस छंद में सभी चरण समान होंगे उसको क्या कहा जाएगा। विषम मात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद या मात्रिक छंद। तो आपको ये बताना है कि जिस छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो बच्चों जिस छंद के सभी चरण समान होते हैं उसको हम सममात्रिक छंद कहते हैं। क्या कहते हैं? सममात्रिक छंद कहते हैं, सममात्रिक छंद कहा जाता है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 25 की। सवाल नंबर 25 में कह रहा है कि बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा होगा। तो आपको ये बताना है कि बहुत दिनों बाद दिखना इस अर्थ में मुहावरा बनेगा। ए कह रहा है कोसों दूर, बी कह रहा है गुदड़ी का लाल होना, सी कह रहा है ईद का चाँद होना और डी कह रहा है अब तक अब तब होना। तो आपको ये बताना है कि बहुत दिनों बाद अर्थ के लिए मुहावरा क्या बनेगा। तो बच्चों इसके लिए जो मुहावरा बनेगा वो बनेगा ईद का चाँद होना, अर्थात सी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा 25 का। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 26 का। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, इस लोकोक्ति का अर्थ होगा। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा ये आपको बताना है। ए कह रहा है गधा बनना, बी कह रहा है हेरी फेरी करना, सी कह रहा है घर का न होना और डी कह रहा है कहीं ठौर ठिकाना न होना। तो आपको बताना है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। तो बच्चों इस लोकोक्ति का अर्थ होगा कहीं ठौर ठिकाना न होना, अर्थात डी वाला ऑप्शन जो है वो 26 का सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 27 की। सवाल नंबर 27 में कह रहा है कि भोर बिहान निशांत निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो आपको ये बताना है कि भोर बिहान निशांत ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं। ए कह रहा है दिन, बी कह रहा है शाम, सी कह रहा है प्रभात और डी कह रहा है संध्या। तो आपको ये बताना है कि सब शब्द जो है वो किसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो बच्चों ये जो है प्रभात के पर्यायवाची शब्द हैं, सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 28 की। सवाल नंबर 28 में कह रहा है कि ब्याल, उरग, पन्नग ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो आपको बताना है कि ब्याल, उरग और पन्नग ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं। भौरा, हाथी, सियार या सांप के। तो आपको बताना है कि ये सब जो है किसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो बच्चों ब्याल, उरग और पन्नग ये सभी सांप के पर्यायवाची शब्द हैं, अर्थात 28 का डी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बच्चों बात करते हैं सवाल नंबर 29 का। चिर और चीर के अर्थ में सही विकल्प का चयन करना है। तो एक जगह चिर और चिर लिखा है, इसका सही विकल्प वाला चयन क्या बनेगा। ए कह रहा लंबा प्राचीन, बी कह रहा वस्त्र पुराना, सी कह रहा पीण वस्त्र और डी कह रहा पुराना वस्त्र। तो आपको बताना है कि 29 का उत्तर जो है वो क्या
सही होगा। चिर और चीर के अर्थ में क्या विकल्प बनेगा? तो बच्चों ये विकल्प बनेगा डी, पुराना और वस्त्र बन जाएगा। अर्थात चिर का मतलब पुराना और चीर का मतलब होता है वस्त्र होता है। चलिए बच्चों, और आज का अंतिम सवाल कह रहा है कि अन्न और अन्य, इसका सही अर्थभेद आपको चुनना है। अन्न और अन्न का सही अर्थभेद आपको चुनना है। अन्न और अन्य का, तो एक कह रहा है अनाज, दूसरा अनाज फल, पेड़ पौधे, और दूसरा और पराया। तो बच्चों ये बताना है कि अन्न, अन्न और अन्य, इसका सही अर्थ क्या बनेगा? तो 30वीं का क्या बनेगा उत्तर? तो बच्चों अन्य का मतलब क्या होता है? अन्न का मतलब अनाज और अन्य का मतलब दूसरा, अर्थात ए वाला विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि ये मेरा प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा, और अगर ये आपको आ रहा है तो आप अधिक से अधिक शेयर इसको जरूर करें। धन्यवाद।